इंदिरा जी आई थी मेरे पहली चुनावी सभा में, और जो वायदे मैंने क्षेत्र की जनता से किए थे उनको निभाए। रात दिन एक करके क्षेत्र को विकास के रास्ते पर लेकर आए। 91 के चुनाव में अचानक अटल जी के आने का प्रोग्राम बन गया, पहले से कोई योजना नहीं थी। और रात में ज़रूर राजीव जी ने बताया था, उनको फ़ोन आया था कि कल आपके यहाँ अटल जी फॉर्म भरेंगे, तो आपका क्या इरादा है कंस्टिट्यूंसी चेंज कराने का? हम कहा लड़ेंगे भरेंगे, तो उसमें कोई बात ही नहीं है। अटल जी अच्छे व्यक्ति हैं, हम भी पूरी ताकत से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में उनका सामना करेंगे, और कोई हम अपना कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज नहीं करेंगे। ये राजीव जी को मैंने स्वयं कहा रात में। फिर वोरा जी का भी फ़ोन आया, हमने कहा नहीं, हम विदिशा से ही लड़ेंगे, हमने कहीं और काम भी नहीं किया है। अटल जी से चुनाव लड़ने बड़े हमारे कार्यकर्ता ज़रूर थोड़े आक्रोशित हो गए थे कि अचानक कैसे कर लिया, क्या है, फार्म पहले दूसरे प्रत्याशी ने भरा, अब लास्ट डे पीछे के दरवाजे से आकर अटल जी फॉर्म भर रहे हैं चुनाव लड़ने का। पर उनका राष्ट्रीय नेता है, वो कहीं से भी लड़ सकते हैं। और जब हम फॉर्म भर के बाहर निकल रहे थे, करीब 2:30 और 2:45 का समय था उस समय, अटल जी कलेक्ट्रेट पहुंच गए और फॉर्म भरने की तैयारी चल रही है। हम भी वहीं थे, हम उनसे मिले, चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया। हम कहा मैं ही प्रताप भानु शर्मा हूँ, आप पंडित जी और कहीं जगह नहीं मिली क्या? अरे वो भी मुस्कुरा दिए, कह पार्टी का आदेश था शर्मा जी, इसलिए मैं फॉर्म भरने आया हूँ, ये उनका जवाब था। मैंने कहा ठीक है, आनंद आएगा, लड़ाई लड़ेंगे। उस समय जो चुनाव होता था, बड़ा साफ सुथरा चुनाव होता था, मुद्दों पर आधारित होता था, राष्ट्रीय नीतियों पर चुनाव होता था, क्षेत्र के विकास पर चुनाव होता था। और मैं तो ऐसा मानता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी के हस्ते इंदिरा जी, राजीव गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहीं कम नहीं थी। उनमें, उनके व्यक्तित्व में बड़ी राष्ट्रीयता भरी हुई थी। बहुत अच्छे सद्भावना के साथ उन्होंने ये चुनाव लड़ा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अटल जी की अप्रोच थी, वो व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करते थे किसी भी व्यक्ति के ऊपर, या किसी भी सामने वाले प्रत्याशी पर, या राष्ट्रीय पार्टी, क्योंकि वो विपक्ष में थे, सत्तारूढ़ दल हमारा था। तो राजीव गांधी के ऊपर भी कभी उन्होंने कोई टिप्पणियां ऐसी नहीं करी जैसे आज की नेतागिरी में हम देख रहे हैं। व्यक्तिगत आक्षेप करना, झूठ बोलना, चरित्र हनन करना, बेईमानी करना, और अहंकार का एक जो स्वर सुनाई देता है भाजपा के 3-4 नेताओं में, वो मैंने उस समय कभी भी भाजपा के नेतृत्व में या किसी बड़े नेतृत्व में या कांग्रेस के नेतृत्व में कभी नहीं देखा। विनम्रता का भाव, सद्भावना का भाव, मुद्दों पर चुनाव लड़ना, ये सब बातें होती थीं। आज हम देख रहे हैं कि भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा तीनों बदल गए हैं, और वो स्वयंभू हो गए हैं। उनका इंटरेस्ट राष्ट्र भी नहीं है, उनकी पार्टी भी नहीं है, स्वयं हम दो हमारे दो तक ही सीमित रह गई है। तो ये एक देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। जनता सर्वोपरि है, संविधान के निर्देशों का पालन होना चाहिए। संविधान में जो शक्ति दी हुई है हमारे आम आदमी को, ये कांग्रेस की सरकार ने दी, बाबा साहब अम्बेडकर ने दी, महात्मा गांधी ने दी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दी, उसका पालन होना चाहिए। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि भारत, इंडिया इज़ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। बदलाव तो सभी राजनीतिक दलों में आया है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। कोई क्षेत्रीयता से ग्रस्त है, कोई जातिवाद से ग्रस्त है, कोई अपने अहंकार में मस्त है। पर राष्ट्र का किस बात में भला है? हमें अगले 25 साल की योजना क्या होना चाहिए राष्ट्र के सामने? देश के नौजवान के लिए क्या, भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए क्या हमें करना चाहिए? देश की आर्थिक नीति जिससे सबकी समृद्धि समाहित है, यदि देश की आर्थिक नीति बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो उसका डिविडेंड, उसका शेयर सबको मिलेगा। आज तो ये हो रहा है कि जो पहले 40-45 हज़ार का कर्जा था प्रति व्यक्ति, आज बढ़कर 1.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति कम हो गया है। वो कहाँ आमदनी बढ़ी है? किसान की आमदनी दुगनी होने की बात कही थी, 2 करोड़ लोगों को, मोदी जी नहीं कही थी। 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, 10 साल में 20 करोड़ लोगों को मिल जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि 5 लाख लोगों को भी रोजगार मिले होंगे। झूठ का सागर है उनके मन के अंदर, उनके मन के अंदर मैल है, विपक्ष को बिल्कुल महत्वहीन मानते हैं। जो व्यक्ति बनते से ये कहे कि
मुझे कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। अब वो कांग्रेस युक्त भाजपा बना रहे हैं।